नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट 28 फरवरी 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 संख्याएं दी हुई है और बताया हुआ है कि इनको सबसे बड़ी संख्या m से डिवाइड किया जाए तो एक समान शेषफल बचता है और उसकी वैल्यू n है। तो हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में 2m माइनस 3n का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो 3 संख्याएं दी हुई हैं इनका डिफरेंस ले लेंगे और फिर जो भी 3 डिफरेंस आएंगे हम उनका HCF निकालेंगे। तो मेरी संख्या m आ जाएगी और फिर जो भी HCF आएगा उस HCF से हम किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके देखेंगे और लास्ट में जो शेषफल बचेगा वो मेरा n आएगा और फिर हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6, 8, 8, 9 और 5, 3, 9, 8 इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये 1 आएगा, यह आएगा 9, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 5 गया 1, यह 1491। और अभी मैं 5, 3, 9, 8 और 4, 5, 4, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो यह आएगा 2, 5, 8, तो 852 आया। अभी मैं 6, 8, 8, 9 और 4, 5, 4, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो ये 3 बचेगा, इधर 4 आएगा, इधर 3 बचेगा और ये आएगा 2, यह आया 2343। अभी हम ऐसा करते हैं, इसका भाग विधि से HCF निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 2343। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1491 से। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 1 पे जाएगा 1491, तो ये 2 बच गया। 14 में से 9 गया 5 और 12 में से 4 गया 8। तो 852 से अभी मैं 1491 को डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1 पे जाएगा। तो यह आया 852। तो 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 5 गया 3 और इधर से 14 में से 8 गया 6, 639। अभी मैं 639 से 852 को डिवाइड कर देता हूँ तो 1 पे जाएगा। तो 639, 12 में से 9 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, इधर बच गया 2। तो 213 से 639 पूरा डिवाइड होता है, इसका 3 गुना है। और अभी मैं 852 को डिवाइड करके देखता हूँ 213 से, तो इसका 4 टाइम्स है 852 213 का। मतलब जो मेरा HCF आया वो 213 है और यही मेरी m की वैल्यू भी है। अब किसी भी एक संख्या को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ 213 से, तो सबसे छोटी संख्या ही ले लेता हूँ 4, 5, 4, 6। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 213 से तो ये 2 पे जाएगी, तो ये आएगा 426। तो अभी 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और इधर बच गया 6। अभी ये 1 पे जाएगी तो 213, 6 में से 3 गया 3 और 8 में से गया 7। तो शेषफल आया 73। मतलब इक्वली यही शेषफल बचेगा सभी संख्याओं में अगर मैं इसको 213 से डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरी n की वैल्यू आई है। तो अभी मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ 2m। तो इसका 2m कितना हो जाएगा, ये 426 हो जाएगा मेरा 2m और माइनस में 3n, इसका 3 टाइम्स करूंगा तो ये आएगा 9 और ये आएगा 21। तो 219 आया। तो 16 में से 9 गया 7 और इधर 0 बचेगा और 4 में से 2 गया 2, तो इसकी वैल्यू आई 207। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ट्रेन दी हुई है जिसकी स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और वो एक बिजली के खंभे को 27 सेकंड में पार करती है और किसी प्लेटफॉर्म को 51 सेकंड में पार करती है। तो हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है उसने। तो इधर बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी जो उसकी लेंथ है उसको कवर करेगी और अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लेंथ और प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ उसको पार करेगी। तो यहाँ पे उसको 27 सेकंड लग रहे हैं और यहाँ पे उसको 51 सेकंड लग रहे हैं। तो इसमें ये कितने सेकंड ज्यादा है, 24 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं उसको। तो 24 सेकंड ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो इसकी स्पीड देख लेता हूँ कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको 5/18 से डिवाइड कर देता हूँ और कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 24 सेकंड में। तो इंटू 24 कर देता हूँ तो इससे डायरेक्ट मेरी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इसको 6 से कट कर लेता हूँ, 6 3 18 और 6 चौक 24। 3 से अगर इसको कट करूंगा तो आ जाएगा 14। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 14 पंजे 70 और 70 चौका यह आएगा 280। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आई है मेरे पास 280 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 अंकों की संख्या दी हुई है 4, 5, 9 x और y जो 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो हमसे पूछा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy निम्नलिखित में से किसका गुणज है। अगर ये संख्या 3, 7 और 11 से डिवाइड होती है तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा उससे भी डिवाइड होगी। तो इनका मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तीनों का तो मेरे पास आएगा 231। तो ये जो संख्या 231 से भी डिवाइड होगी। तो इधर से मैं ऐसा करता हूँ x और y की वैल्यू 0, 0 मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को x और y निकालना है सबसे पहले। तो इधर लिख लेता हूँ 4, 5, 9 और 0 और इसको 231 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। तो 231 से डिवाइड करूंगा तो 1 पे जाएगा। तो आया 231, तो ये 8 बचेगा, इधर से 2 बचेगा, इधर से 2 बचेगा 0। अभी ये 9 पे जाएगा तो 9 एकम 9, 9 3 27, 7 2, 9 दूनी 18 और 2 20। 10 में से 9 गया 1 और इधर से 0 और ये आया 2। फिर इधर से 0 आई तो फिर इसको मैं 9 पे लेके जाऊंगा। मतलब
इससे जो भी आएगा ना इससे ज्यादा भी मेरे को लेके जाना है। तो इधर 2079 ये आ जाएगा। अभी मेरे को नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। तो ये 9 और ये 6, मतलब जो x की वैल्यू आई मेरे पास वो 6 है और y की वैल्यू जो आई है वो 9 है। अगर इधर 69 होता तो ये पूरी 231 से डिवाइड हो जाती, तो मेरे को x पता चल गया और y पता चल गया। तो इधर मैं रख देता हूँ इस इक्वेशन में। तो x स्क्वायर इधर से क्या आ जाएगा 36 और माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और प्लस में 3xy, तो 9 6 54 और 54 तिया 162। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 36 और प्लस में 81, तो ये आ गया 7 और 11 117। तो ये कितना होता है 13 निम्मा 117। तो अभी उसने पूछा कि किसका गुणज है, तो ये इधर दिख रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर 1 13 का गुणज है। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक तालिका दी हुई है जिसमें वर्ष 2017 से 2020 तक 3 स्कूलों ए, बी और सी में 12th कक्षा की परीक्षाओं में उपस्थित और उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दिखाया गया है। तो इधर 3 स्कूल दिए हुए हैं ए, बी और सी। इधर ईयर दिए हुए हैं 17, 18, 19 और 20। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 2017 और 2019 में स्कूल बी से परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 2018 और 2020 में स्कूल ए और सी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले मैं 17 और 19 में देख लेता हूँ। स्कूल बी में, तो ये स्कूल बी है, इसमें उपस्थित कितने हैं 250 और इधर है 350, तो टोटल हो गए इधर से 600। अभी 18 और 20 में मेरे को देखना है, तो 18 और 20 ये है। स्कूल ए और सी में मेरे को देखना है, तो इधर 140 है और 270 है, तो दोनों का ऐड करूंगा तो कितने होंगे 510। और अभी मेरे को स्कूल सी में देखने हैं उत्तीर्ण होने वाले, तो स्कूल सी में कितने हैं 250 और यहाँ पे है 340, दोनों का ऐड करूंगा तो कितना होगा 590। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1100। अभी पूछ रखा है कि जो 600 है 1100 से कितना कम है, तो 1100 से 500 कम है। कितने पे 1100 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो 11 चौक 44, 6 बच गया 60 और 11 पंजे 55 और इधर पॉइंट आएगा, तो फिर 5 बच गया, तो फिर 11 चौक 44 फिर 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया 45.5%। तो एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ अपना। तो ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 45.5%। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया होगी पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जहाँ क्यू इजिकल टू 4.5 है और पी इजिकल टू 1.2 है। तो पी इजिकल टू 0.3 होने पर क्यू का संभावित मान कितना होगा। तो मेरे को दिया हुआ है कि पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यू के स्क्वायर के, तो इधर स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो मेरे को दिया हुआ क्यू की वैल्यू 4.5 और पी की वैल्यू है 1.2। तो अभी इधर से इस सिंबल को हटा के मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म ले लेता हूँ के, तो ये मेरा आ जाएगा पी इजिकल टू के इंटू 1/क्यू स्क्वायर। ये इधर से पी की वैल्यू है 1.2 और इक्वल टू हो जाएगा के इंटू 1/क्यू का स्क्वायर कितना है 4.5 इंटू 4.5 और के की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी के इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4.5 इंटू 4.5। अभी मेरे को बताना है कि जब पी की वैल्यू 0.3 होगी तो तब क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन में मैं रख देता हूँ इधर से पी की वैल्यू 0.3 रख देता हूँ और इक्वल टू के की वैल्यू मैंने निकाली थी 1.2 और इंटू 4.5 इंटू 4.5 और अपॉन में है क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ, तो दशमलव से दशमलव कटेगा, ये 3 से 4 पे कट होगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू इधर से आ जाएगी 4 इंटू 4.5 और इंटू में 4.5। इधर से क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी 2 इंटू 4.5, इनको मल्टीप्लाई करके 9 आएगी। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आई है 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दिया हुआ है कि एक टंकी को पाइप ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले गए, कुछ समय पश्चात ज्ञात हुआ कि टंकी के तल में एक रिसाव है जो पूरी भरी हुई टंकी को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। तत्पश्चात इसकी मरम्मत की गई। यदि टंकी कुल 6 घंटे में भरी गई हो तो रिसाव की मरम्मत कितने समय के पश्चात की गई थी। तो क्वेश्चन में हमें 2 नल दिए हुए हैं ए और बी। एक टंकी को 9 घंटे में भरता है और एक टंकी को 15 घंटे में भरता है और साथ ही एक रिसाव दिया हुआ है और बताया हुआ है कि वो पूरी भरी हुई टंकी को 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैं उसको सी मान लेता हूँ। तो 22.5 का क्या मतलब है 45/2। तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में आ जाएगी क्योंकि टंकी को खाली करेगा। तो मैं टंकी की टोटल क्षमता मान लेता हूँ, तीनों का एलसीएम आएगा 45। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी कितनी 5 आ जाएगी, इधर से इसकी 3 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और ये माइनस की आएगी। तो क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि वो पूरी की पूरी टंकी 6 घंटे में भर गई हो। तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि ये जो रिसाव था वो ना होता टंकी में, तो इधर से ये 5 भरता 1 घंटे में, इधर से ये 3 भरता 1 घंटे में, तो टोटल 6 घंटे में ये कितना भर देते अगर रिसाव नहीं होता तो 48 भर देते। तो लेकिन इधर था कितना, यहाँ पे 45 था
तो इन्होंने 45 भरा है ओवरऑल। तो ये जो 3 इन्होंने एक्स्ट्रा भरा था तो वो क्या हुआ, वो इस रिसाव ने बाहर निकाल दिया। तो 3 निकाला है तो 1 घंटे में रिसाव बाहर निकालता कितना है 2, तो 3 को कितने घंटे में निकाल देगा, तो 3 को वो 1.5 घंटे में निकाल देगा। तो इसका मतलब 1.5 घंटे तक वो रिसाव था और 1.5 घंटे के बाद हमने उसकी मरम्मत कर दी और उसके बाद टंकी 6 घंटे में भर गई। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 2x + 3y = 5/2 और xy = 1/6 है। तो 8x³ + 27y³ का मान हमसे पूछा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसका क्यूब कर देना इस इक्वेशन का। इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8x³ और प्लस में 27y³ और प्लस में 3 × 2x और इंटू 3y और ये सेम आ जाएगा 2x + 3y और उसकी वैल्यू है 5/2 और इक्वल टू हो जाएगा 5/2 का क्यूब। तो इधर से आएगा 125/8। तो इसमें xy की वैल्यू रख देता हूँ इधर में। तो ये इधर से प्लस 3 × 2 × 3 और इंटू में xy की वैल्यू इधर से क्वेश्चन में क्या दी हुई है 1/6 और इंटू में 5/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 125/8 के। तो इधर से ये 2 से अगर इसको कट करूं तो 2 से 2 कट हो जाएगा। अगर 3 से इसको कट करूं तो 3 दूनी 6। तो इधर से प्लस में आ जाएगा 15/2। ऊपर नीचे में इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड इंटू 4 और इंटू 4। अभी इधर से ये आएगा 60/8। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 125/8 और माइनस में 60/8। तो इसको सोल्व करके ये मेरा आएगा 65/8 और ये किसकी वैल्यू आई है, ये मेरे पास वैल्यू आई है 8x³ और प्लस में 27y³ की। तो वही उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा था। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी 26 संख्याओं का जो एवरेज है वो 54.5 है और प्रथम 15 संख्याओं का एवरेज है 50.4 और अंतिम 12 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज दिया हुआ है 62.5। अभी बोल रहे यदि 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये जो एवरेज था टोटल 54.5, तो ये 50.4 इससे कितना कम है, तो ये 4.1 कम है। कितनी संख्याओं पे, 15 पे कम। तो ये ओवरऑल कितना कम है, 15 कम 15 5 1 15 चौक 60 और 61, तो 61.5 कम है। और इधर ये 54.5 से 62.5 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो कितनी संख्याओं पे, 12 संख्याओं पे। तो ये क्या 12 8 96, तो प्लस का 96 है। तो इसमें से अगर मैं 96 में से 61.5 को माइनस करूँ तो 5 और पॉइंट इधर 4 आ जाएगा, इधर आएगा 3, तो 34.5 ज्यादा है। इसका मतलब है जो 15वीं संख्या है वो 54.5 और प्लस में 34.5 है। अगर 15वीं संख्या को हटाएंगे तो ये निकलेगा। तो इधर से 25 संख्याओं का एवरेज मेरे पास 54.5 बचेगा और साथ में 34.5 भी जाएगा और इसका असर 25 संख्याओं पे पड़ेगा। तो प्रत्येक संख्या में से कितना कम होगा, तो इसको मैं 25 से डिवाइड कर देता हूँ। ये कम हो जाएगा, 25 से कम 25 और पॉइंट इधर आ जाएगा। 25 या 75 और 20 और 25 8 200, 1.38 कम हो जाएगा हर संख्या में से। अभी इधर से 25 संख्याओं का एवरेज कितना बच गया मेरे पास, 54.5 और हर संख्या में से 1.38 और कम करना है। तो इसमें से माइनस कर देता हूँ 1.38। अभी 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1 पॉइंट, 4 में से 1 गया 3 और 5 का 5। तो जो भी एवरेज बच गया एक संख्या हटाने के बाद वो बचेगा 53.12। तो ऑप्शन नंबर है ये 4। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊर्ध्व ऊंचाई वाले एक उल्टे खोखले शंकुआकार बर्तन में एक गोला रखा गया है। यदि गोले का उच्चतम बिंदु शंकु के आधार के स्तर पर हो तो गोले के आयतन और शंकुआकार बर्तन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो मेरे को एक शंकु दिया हुआ है, ये उल्टा करके रखा हुआ है। तो इधर से इसकी रेडियस मेरे को दी हुई है 7 यहाँ से यहाँ तक और उसकी हाइट मेरे को दी हुई है 24। तो ये टोटल हाइट है इधर से 24 और उसकी रेडियस है 7। तो ये जो स्लांट हाइट है ये हो जाएगी 25। अब इसके अंदर एक गोला रखा हुआ है और वो इसके आधार को टच करता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे इसका सेंटर मान लेता हूँ मैं गोले का और यहाँ से इसको मिला देता हूँ। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी गोले की, इसको मैं स्मॉल r मान लेता हूँ और ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये इधर भी 90 डिग्री एंगल है। तो अभी अगर मैं ये 2 ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक तो ये इधर से ये बड़े वाली ट्राइंगल और एक इधर से ये छोटे वाली ट्राइंगल। तो ये दोनों में ये एंगल जो है ये सिमिलर है और एक एंगल 90 डिग्री है और जो तीसरा एंगल है तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर इसमें मैं सिमिलरिटी लगा देता हूँ तो इस 90 डिग्री एंगल के सामने क्या है, ये वाली भुजा है और ये कितनी हो जाएगी मेरी, टोटल कितनी है 24 है और ये इधर r है। तो ये 24 माइनस r हो जाएगी। तो लिख लेता हूँ 24 माइनस r और इसके अपोन में क्या आएगा, इस 90 के सामने जो भुजा वो तो 25 और किसके इक्वल होगी, इस एंगल के सामने इस छोटी ट्राइंगल में कौन सी भुजा है, r है स्मॉल और अपोन में इसके सामने बड़ी कौन सी भुजा है, ये 7 है। तो अपोन में 7 लिख लेता हूँ।
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 सत्ते कितना होगा, 7 चौक 28, 8 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168 माइनस 7R और इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा 25R के। ये इधर से 7R इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू ये मेरा आ गया 25 और 7 32R। तो ये अभी 8 पे कट होगा तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और ये 8 एकम 8। तो R की वैल्यू इधर से मेरी आई 21/4। तो अभी मेरे को बताना है कि जो गोले का आयतन है और शंकु का आयतन है उनका रेशियो मेरे को बताना है। तो गोले का आयतन इधर से क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। R की वैल्यू मैंने निकाली 21/4 तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 और अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है, अभी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R²h। तो R इधर से क्या है 7 इंटू 7 और h की वैल्यू है 24। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो 3 से 3 कट होगा, पाई से पाई कट होगा, इस 4 से ये 4 कट होगा, इन दोनों साथ से ये 21 3 बार कट होगा, ये भी और ये भी। तो अभी इस 21 को मैं 3 से कट कर लेता हूँ, 3 7 21 और 24 को 3 8 24। तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9 63 और अनुपात में ये मेरा आ गया 4 चौक 16 और 8 128। तो ये मेरा आया 63 अनुपात 128। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया एक दुकानदार प्रत्येक खिलौने के अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर उसे 264 में बेचता है। अगर 12% छूट दी है तो 88% की वैल्यू है। तो 88% की वैल्यू क्या है 264। तो अगर 100% की वैल्यू निकालूं तो मेरा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इधर से अगर मार्क प्राइस निकालूं तो 264 और इंटू 100 और अपॉन में मैं 88 कर देता हूँ। तो 88 से 3 पे कटेगा तो इसकी वैल्यू आई 300। तो मार्क प्राइस मेरे पास आया 300। अभी बोल रहा है कि छूट न देने पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अगर इसको मार्क प्राइस पे ही बेच दें तो उसको 20% का लाभ होता है, मतलब ये 120% की वैल्यू है। इधर से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 120% की वैल्यू है 300। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपॉन 120। तो अभी इसको 0 से 0 कट कर लेता हूँ, 6 से 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 2 से ये 50 पे कट होगा तो इधर से वैल्यू आई 250। अभी क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो जाने की स्थिति में भी वह पूर्ववत प्रतिशत लाभ अर्जित करना चाहता हो तो उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अगर मैं इसका 20% कम करूंगा तो इसमें से 50 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 200। और पहले लाभ कितना प्राप्त कर रहा था 20%, और अगर इसका 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 40। तो इसमें मैं 40 ऐड कर देता हूँ तो उसको उसे 240 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया होगी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसके अंदर एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको मैं मान लेता हूँ ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अभी दिया होगी AB 21 है तो ये भुजा 21 सेंटीमीटर दी हुई है। BC की वैल्यू 16.8 दी हुई है और CD की वैल्यू मेरे को दी हुई है 14। और अभी दिया हुआ है यदि AC BD को समद्विभाजित करता है, अगर मैं A को C से मिला देता हूँ तो ये BD को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है तो ये और ये इक्वल होगा। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा कि AD की लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 बार सिमिलरिटी लगती है, उससे तब जाके AD की वैल्यू निकलेगी। तो इसमें आप डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी याद कर लो, उस प्रॉपर्टी से आप बिल्कुल ही कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल पाओगे। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो हो जाएगी मेरी AB और इंटू में BC इसके इक्वल होगी AD इंटू DC के। और इसको याद करने का तरीका ये है कि उसने क्या दिया हुआ है कि AC BD को समद्विभाजित करता है, मतलब ये डायगोनल मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो ये चतुर्भुज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो एक पार्ट में कौन सी भुजा आई है मेरी AB और BC आई है और एक पार्ट में आई है AD और DC, मतलब इधर वाले पार्ट में जो भुजाएं हैं उनका जो गुणनफल होगा उधर वाले पार्ट में जो गुणनफल होगा उन भुजाओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो वही मैंने लिखा है AB इंटू BC इक्वल टू होगा AD इंटू DC के। अभी वैल्यूज रख देता हूँ तो AB की वैल्यू कितनी है 21 इंटू BC की वैल्यू है 16.8, इसके इक्वल होगा AD और इंटू में DC कितना है 14। तो 7 से कट होगा 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो ये 2 से कट होगा तो ये आ जाएगा 8.4। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आ जाएगा 25.2 और ये मेरी आई AD की वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3 25.2 सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा है 90 डिग्री से कम है। तो क्वेश्चन में से पूछा है कि 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान कितना होगा। तो एक बार अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं तो हर ऑप्शन में मेरे पास √3 है
और कोस की और साइन की वैल्यू √3 कब होती है, या तो 30 डिग्री पे होगी या 60 डिग्री पे होगी। मतलब इधर से इसको सॉल्व करके मेरे को एंगल नहीं निकालना पड़ेगा, तो मेरा एंगल या तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट एक बार इसमें पुट करके देख लेता हूँ, जिसपे भी मेरा आंसर आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैं अगर रखूँ 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोस 30 होता है √3/2 और प्लस में 3 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 2√3 और प्लस में 3/2। अगर मैं ऐसा ऑप्शन देखूं तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये 30 डिग्री मेरा एंगल नहीं होगा। अगर मैं 60 डिग्री पुट करूं इसमें तो 2 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2 और प्लस में 3 इंटू साइन 60 होता है √3/2। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 2 प्लस 3√3 और अपॉन में 2। अगर मैं ऐसा कोई ऑप्शन देखूं तो ये मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक पेन का मूल्य एक नोटबुक के मूल्य से 64% कम है। तो इधर मैं पेन लिख लेता हूँ, इधर नोटबुक लिख लेता हूँ। नोटबुक का जो मूल्य मैं 100 मान लेता हूँ और जो पेन का मूल्य वो 64% कम है इससे, तो ये 36 आ जाएगा। इसको अगर मैं 4 से कट करूँ तो 4 × 36 और 4 से कट करूंगा तो 25 आएगा। अभी क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया होगी 5 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 120 रुपए है। तो 5 पेन का मूल्य और 3 नोटबुक का मूल्य मेरे को दिया हुआ है। तो एक पेन का मूल्य कितना है 9 रुपए, तो 5 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इधर 3 नोटबुक का मूल्य मेरे को निकालना है, एक का 25 है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो ये आ जाएगा 120 रुपए। तो इधर क्वेश्चन में क्या दिया 120 ही दिया हुआ है, मतलब जो ये 9 और 25 आए हैं ये पेन का और नोटबुक का एक्चुअल मूल्य है मेरे पास। अभी उसने क्वेश्चन में हमसे 8 पेन और 5 नोटबुक का मूल्य पूछा है। तो एक पेन का कितना है 9 रुपए, तो 8 पेन का कितना हो जाएगा 72 रुपए हो जाएगा। और 5 नोटबुक का मूल्य मेरे को निकालना है, तो एक नोटबुक का कितना 25 है, तो 5 का 125 हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर देता हूँ, तो इसको ऐड करूंगा तो ये 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 197 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया बी के पास 2 वस्तुएं ए और बी है। उसके द्वारा ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पर बेचे जाने पर उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। मतलब जो ए का 15% है बी के 25% के बराबर है, इसका यही मतलब है। तो ए का जो है 15% वो बराबर है बी के 25% के। तो इधर से अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट होगा, तो 5 से कट होगा, 5 × 15 और 5 × 5 = 25। तो इधर से ए की वैल्यू आई मेरे पास 5 और बी की वैल्यू आई 3। अगर मैं इनको 500 और 300 मान लेता हूँ, तो इधर से मैं इसको 500 मान लेता हूँ, इसको 300 मान लेता हूँ, इनका जो मूल्य है। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचे जाने पर उसे 114 रुपए का लाभ होता है। अगर इसका 25% में निकालूं तो इसका 25% हो जाएगा 125 और ये लाभ दिया हुआ है तो प्लस में आ जाएगा, और 10% की हानि तो ये -30 आ जाएगा इसका 10%। तो इनको ऐड करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास इसमें से माइनस करूंगा तो 95 रुपए का लाभ होगा। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 114 का लाभ दिया हुआ है, तो 95 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 114 रुपए। तो अभी उसने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम स्थिति में ए और बी के विक्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इधर से अगर इसका विक्रय मूल्य में निकालूं तो यहाँ पे क्या हो रहा था 15% की हानि हो रही थी। तो इसमें से अगर मैं 75 माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 425 आ जाएगा इधर से 15% माइनस करके, और इधर है 25% लाभ। और इसका अगर मैं 25% अगर इधर से निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 75, तो ये आ जाएगा 375 इसमें ऐड करके। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 425 और 375 का, तो 50 है इनका डिफरेंस। तो इधर से 50 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो 50 की वैल्यू निकालने के लिए 50 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 95 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 19 पे कट होगा, 19 × 5 = 95 और 19 × 6 = 114। तो ये 5 से 10 पे कट होगा तो 10 × 6 = 60। तो उनका जो विक्रय मूल्य का डिफरेंस आया वो मेरा है 60। ऑप्शन नंबर है ये मेरा 1। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ऑफ को सॉल्व करता हूँ। तो इस पूरी टर्म को यहाँ से यहाँ तक मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा आ जाएगा 5 - 10/50 और माइनस में तो 12 में से 15 जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है अब मेरे को। तो 12 में से 15 गया तो -3 और एक -12 था तो ये +3 आ जाएगा, और इंटू में 4 और डिवाइड में इधर से ये 10 आ जाएगा इसके, और प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाली टर्म को 15/30 और इंटू में 2। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी, तो ये आएगा 5 - 1/5 और प्लस में इसको 2 से कट करूंगा तो 2 दूनी 4
और 2 पंजे 10, तो ये आ गया 6/5 और इधर 15 दूनी 30 से पूरा 30 कट हो जाएगा और प्लस में 1, तो 5 और 1 6 आ गया इधर से, और इधर से प्लस में आएगा 6/5 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा 5/5, और तो उसको कट करके कितना आएगा 1 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करके मेरा आएगा 7, तो ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सी पॉइंट दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एबीसी एक ट्राइंगल होगी। अभी उसने दिया कि एम और एन क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो मतलब एक इसका मध्य बिंदु है, ये है एम है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो एन है। अभी उसने दिया कि सी एम और बी एन एक दूसरे को बिंदु डी पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मैं एन को बी के साथ मिला देता हूँ और एम को सी के साथ मिला देता हूँ, तो जहाँ पे टच होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और मेरे को दिया होगा बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बी एन की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, तो ये मेरे से पूछा है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है ना जहाँ पे दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे कट होती हैं, तो प्रॉपर्टी होती है जिन भुजाओं की माध्यिकाएं खींची गई हैं उनके स्क्वायर का जोड़ बराबर होगा सामने वाली भुजा के स्क्वायर के 5 गुना के। तो इधर से आ जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस में ए बी स्क्वायर, ये मेरा इक्वल होगा 5 बी सी स्क्वायर के। और पाइथागोरस से अगर मैं इसमें निकालूं तो पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ये है इक्वल टू ए बी स्क्वायर के। तो इधर से मैं ए बी की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 5 बी सी स्क्वायर के। तो ये हो गया 2 ए सी स्क्वायर और इक्वल टू में 4 बी सी स्क्वायर, तो ये 2 से कट होगा तो 2 दूनी 4, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू इधर से क्या आई 2 बी सी स्क्वायर। अगर इधर से ए सी की वैल्यू मैं निकालूं तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 9√2, तो इधर से ए सी की वैल्यू है ये, और इधर से अगर मैं सी एन की वैल्यू निकालूं तो इसका हाफ हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 9/√2। तो अभी मैं ट्राइंगल बी सी और एन में पाइथागोरस लगा देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा सी एन का स्क्वायर और प्लस में सी बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी एन के स्क्वायर के। तो सी एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/2 और प्लस में सी बी का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, ये इक्वल टू आ जाएगा बी एन स्क्वायर के। तो इधर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 81 कॉमन ले लेता हूं, तो इंटू में आ जाएगा 3/2 और इक्वल टू होगा बी एन स्क्वायर। तो इधर से अगर मैं बी एन की वैल्यू निकालूं तो बी एन इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू √3 और अपॉन में √2। अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 9√6 और अपॉन में 2। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं दिया हो कि ए कार्यों को 40 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए 40 दिन में करता है। अभी दिया हो कि बी ए से 20% कम कुशल है, तो इधर मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। तो ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी की कितनी होगी 80 होगी। अभी सी बी से 60% अधिक कुशल है, तो 8 से 48 48 इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 128। तो 4 से इसको कट करूंगा तो 20 आएगा, ये 25 आएगा और ये आएगा मेरा 32। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आया। अभी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए और बी ने 8 दिनों तक साथ कार्य किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया और सी बी के साथ आ गया और दोनों ने साथ करते हुए कार्य को समाप्त कर दिया। कार्य कुल कितने दिनों में पूर्ण हुआ, तो ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं इसमें टोटल काम निकाल लेता हूँ। तो ये 40 दिन में करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 25, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 25 गुना 40, तो टोटल काम आया इधर से 1000। अभी ए और बी ने 8 दिनों तक काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है 45 है, तो 45 और इंटू में 8 कर देता हूँ, तो मतलब इन्होंने टोटल इतना काम किया होगा। तो 8 पंजे 40, 0 4 8 चौक 32 और 4 36, 360 काम किया। तो इसमें से बच गया कितना, अभी 640 काम बच गया। तो अभी उसके बाद उसने बोल रहा है कि ए ने छोड़ दिया, बी और सी ने फिर काम किया। तो बी और सी की एफिशिएंसी अगर मैं देखूं तो 52 है, तो अपन में कर देता हूँ 52, मतलब ये मिलकर अब इस काम को करेंगे। तो ये 4 से कट होगा, तो 4 से इसको कट करूंगा तो 13 पे कट होगा, 4 से इसको कट करूंगा तो 4 एकम 4, 4 6 24 0, तो यह आया 160/13। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 4 और अपॉन में 13। तो ये 12 सही 4/13 दिन इन दोनों को लग गए, बी और सी को। और ए और बी ने कितने दिन लगाए थे 8 दिन लगाए थे, तो टोटल मिला के दिन कितने हो गए, तो 20 सही 4/13 दिन हो गए। और 20 सही 4/13 दिन में वो टोटल काम खत्म होगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3.5 वर्ष में 16,160 और समान साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्ष में 20,000 हो जाती है। उसी धनराशि पर दोगुनी दर पर 2 से ही 3/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो क्वेश्चन में दिया होगी 7.5 साल में वो धनराशि हो जाती है 20,000, तो 20,000 लिख लेता हूँ यहाँ पे, और 3.5 साल में वो होती है 16,160, तो 16,160 लिख लेता हूँ। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आएगा, तो इधर से 19 में से 16 गया 3, तो इधर से इनका डिफरेंस लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 साल, मतलब मेरे को 4 साल में 3,840 रुपए इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर इधर से 1 साल का निकालना होगा तो 4 9 36, 4 6 24 और 0, तो 960 रुपए मिलेगा। तो इधर से अगर मैं 3.5 साल का निकालूं तो इंटू में 7/2 कर देता हूँ, तो ये 2 से अगर कट होगा 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 16, 0, 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 7 8 56, 6 5, 7 चौका 28 और 5 33, मतलब 3360 रुपए 3.5 साल में मिला। और यहाँ पे था कितना? 16,160 रुपए। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 16,160 में से 3360 को माइनस कर देता हूँ, तो ये 0 0, 11 में से 3 गया 8 और 15 में से 3 गया 12, तो ये 12,800 रुपये आया है, मेरा प्रिंसिपल आया है। अब इधर से मैं रेट निकाल लेता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट कितना था 1 साल का? 960 रुपये, तो 960 और इंटू में 100 और अपॉन में कर देता हूँ मूलधन 12,800 और अपॉन में टाइम 1 और 2 0 से 2 0 कट करूंगा। अभी इसको मैं अगर 16 से कट करूं तो 16 8 128 और 16 6 96 60, तो 4 से फिर कट होगा तो 4 दूनी 8 और 4 से कट होगा 15 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया मेरा 15/2%। तो अभी उसने पूछा कि उसी धनराशि पर दोगुनी दर पर 2 से ही 3/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो धनराशि कितनी थी? 12,800 रुपए, तो मूलधन और गुना में दर आ जाएगी, तो दर कितनी थी? 15/2%। तो इसका डबल मेरे को लेना है, क्योंकि इसने दिया होगी दोगुनी दर पर, तो इसका डबल आ जाएगा 15%। और इंटू में टाइम दिया हुआ है 2 से 3/5 वर्ष, तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 साल, और अपॉन में कर देता हूँ 100, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, ये 5 से 3 पे कटेगा, तो इधर इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देख लेता हूँ, 3 3 9, 9 8 72, तो लास्ट में मेरी यूनिट डिजिट आएगी 2। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो एक ही ऑप्शन में मेरी यूनिट डिजिट 2 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 4,992 रुपए, मतलब उसको 4,992 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया एक मोटरसाइकिल 1,35,000 नगद में या 23,880 नगद अग्रिम भुगतान के पश्चात 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज दर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो किस्त योजना में कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया? तो सबसे पहले इसमें मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेता हूँ, 15%, तो इसको लिख लेता हूँ 15/100, तो 5 से कट होगा, 5 3 15, 5 से 20 पे कट होगा, तो यह आया मेरा 3/20, मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो चक्रवृद्धि ब्याज 3 रुपए मिलेगा, तो टोटल मिश्र धन कितना होगा? 23 रुपए। मतलब अगर मैंने 20 रुपए लिए थे तो मेरे को 23 रुपए वापिस करने पड़ेंगे। तो दूसरे साल में भी सेम वही केस होगा, तो 20 गुणा 20, तो इधर मैं लिखूंगा 23 गुणा 23, और इधर मैं लिखूंगा 20 गुणा 20 गुणा 20, क्योंकि 3 साल दिए हुए मेरे को, तो इधर आ जाएगा मेरा 23 गुणा 23 गुणा 23। अभी उसने बोला कि 3 समान वार्षिक किस्तों पर, अगर इनको मैं सेम करूंगा तो ये 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इधर किया है तो इधर भी 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 बार 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो यहाँ पे भी 2 बार 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ लेता हूँ तीनों को, तो 23 23 कितना होता है? 529, और गुना में 20, तो 2 9 18, 8 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 और 1 0, 10,580, 23 चौका 92, तो ये आ जाएगा 9200, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 8,000। इनको अगर ऐड करूं तो 0 8 7 7 2, तो ये आया 27,780 रुपए। और 23 का क्यूब कितना होता है? 23 का क्यूब होता है 12,167। अभी ये मेरी एक किस्त आई है, अगर मैं 3 किस्त ऐसे देता हूँ तो टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को? तो इंटू 3, तो 3 से 21, 1 2, 3 6 18 और 2 20, 0 चल गए 2, 3 1 3 और 2 5 और 12 3 36, तो मेरा आया 36,501। अगर इसमें से अभी मैं 27,780 रुपए माइनस कर देता हूँ तो वो जो आएगा वो मेरा टोटल इंटरेस्ट आएगा, तो इसमें से माइनस कर देता हूँ 27,780 रुपए, तो ये बना जाएगा। 10 में से 8 गया 2, और इधर 14 में 7 गया 7,
और इधर 15 में से 7 गया 8। तो अभी 8,721 रुपये मेरा चक्रवर्ती ब्याज आया है। तो इधर से उसने बोला था कि या तो 1,35,000 रुपये नगद दे दो या 23,880 नगद देके बाकी जो बचेगा अमाउंट उसकी किस्त बनवा लो। तो अभी 1,35,000 में से मेरे को 23,880 माइनस करने पड़ेंगे। तो जो टोटल अमाउंट बचेगा उसकी मेरे को किस्त बनानी है। तो 880 इधर लिख लेता हूँ, ये माइनस करूंगा तो 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, तो इधर 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और इधर 1, तो ये आ गया 1,11,120। तो इतने अमाउंट की मेरे को किस्त बनानी थी और यहाँ पे अमाउंट कितना है 27,780 है। तो 27,780 और ये इसका कितने गुना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो शायद ये इसका 4 गुना है। तो 0, 4 8 32, 2 3, 4 7 28 और 3 31, 1 3 7 28 और 3 31, 1 3 4 2 8 और 3 11। मतलब ये इसका 4 गुना है। तो अभी जो ये चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे आया था तो इसका भी मेरे को 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 7 28, 8 2, 4 8 32 और 2 34। तो ये मेरा 34,884 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4, 34,884 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे दिए हुए हैं ईयर्स। और जो ये है ब्लू वाली है ये कंपनी ए है और जो ये रेड वाली है ये कंपनी बी है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रतिशत लाभ इजिकल टू आय माइनस व्यय अपॉन में व्यय और इनटू में 100। और क्वेश्चन में हमें दिया होगा यदि 2018 में कंपनियों ए और बी के व्ययों का अनुपात 2:3 हो और कंपनियों ए और बी की कुल आय 355 करोड़ हो तो उस वर्ष में ए और बी का कुल व्यय करोड़ रुपए में कितना था। तो इधर से व्यय पूछा मेरे को। तो क्वेश्चन में व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। तो व्यय को मैं मान लेता हूँ 2y और 3y मान लेता हूँ। और टोटल ए और बी की जो आय थी वो कितनी दी हुई है 355 करोड़। तो इधर से मैं ए की जो आय है उसको x मान लेता हूँ। तो बी की जो आय बचेगी वो 355 माइनस x, इतने करोड़ रुपए बचेगी। अभी क्वेश्चन में हमें दिया होगा प्रतिशत लाभ इजिकल टू आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इनटू में 100। तो प्रतिशत लाभ कहाँ पे दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। कंपनी ए का कितना है 45% और कंपनी बी का है 40%। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी ए का प्रतिशत लाभ निकालना चाहूँ, ए क्या हो जाएगा मेरा आय कितनी है ए की x माइनस और व्यय कितना है वह है इसका 2y और अपॉन में हो जाएगा 2y और इनटू में 100। ये इसके इक्वल हो जाएगा 45 के इक्वल हो जाएगा। इधर से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये 5 से कट होगा तो ये 20 पे कट हो जाएगा और ये 5 नहीं 45, ये 2 से 10 पे कट हो जाएगा इधर से। अभी इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा 10x माइनस 20y और इक्वल टू में हो जाएगा 9y। y को एक तरफ लेके जाता हूँ तो इधर से 10x की जो वैल्यू आई है वो आई है 29y के बराबर। तो अभी सेकंड इक्वेशन में देख लेता हूँ। तो अगर मैं b का चेक करूँ इधर से ही तो b का जो प्रॉफिट दिया हुआ है तो b इक्वल टू हो जाएगा उसकी आय कितनी है b की 355 और माइनस में x और वह कितना है माइनस 3y और इधर से हो जाएगा अपॉन में 3y और इनटू में आ जाएगा 100 और ये इक्वल टू किसके है 40% के। तो 40 लिख लेता हूँ इधर। तो 1 0 से 1 0 कट होगी तो इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो ये इधर से आएगा 3,550 और माइनस में 10x और माइनस में 30y और इक्वल टू में आ गया 12y के। अगर 10x की वैल्यू इधर से उठा के मैं रख देता हूँ इसमें 29y तो ये आ जाएगा 3,550 और माइनस में 29y और 30y ये था तो ये हो गया 29 और 30 59y और इसको इधर लेके जाऊंगा इस तरफ तो ये ऐड हो जाएगा। तो 59 और 12 कितना होता है 71y तो इक्वल टू हो जाएगा ये 71y के। तो इधर से अगर मैं सोल्व करके y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू इधर से मेरी आएगी 50। तो अभी व्यय का अनुपात क्या दिया हुआ था उसने 2:3 दिया हुआ था। तो टोटल व्यय कितना है 5y और y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 50। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 250। तो उसने क्वेश्चन में वही पूछा था कि ए और बी का कुल व्यय रुपए करोड़ में कितना था। तो ये ऑप्शन नंबर है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया होगा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी है। पानी को 66 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में उड़ेला जाता है। यदि टब में पानी की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बढ़ गई हो तो x का मान कितना होगा। तो इसमें सिंपली हमें दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और इंटू में r की वैल्यू कितनी दी हुई है 21। तो 21 इंटू 21 लिख लेता हूँ और हाइट दी हुई है 24 इंटू h 24
इक्वल टू किसके होगा, जो आयताकार टब था उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसकी लंबाई है 66 और इंटू में चौड़ाई मेरे को दी हुई है x सेंटीमीटर और इंटू में जो उसकी ऊंचाई बढ़ती है वो 12 सेंटीमीटर बढ़ती है, इंटू में 12 कर देता हूँ। तो इसको सोल्व करूंगा अभी तो 7 से 3 पे कट होगा, तो 22 से 3 पे कट होगा 66। अभी अगर मैं इसको 3 से कट करूं तो 3 से 3 कट हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 3 से कट करूंगा तो 3 चौक 12 और 3 सतह 21, तो ये 4 से कट होगा 6 पे। तो इधर से x की वैल्यू है मेरी 742। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है एक मोटर बोट 1 घंटे में धारा की दिशा में 8.4 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 4.8 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा की जो चाल है उसको मैं y मान लेता हूँ और जो शांति जल में नाव की चाल उसको मैं x मान लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 8.4 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 4.8 अपॉन में x माइनस वाई। ये मेरे को दिया हुआ है 1 घंटा। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि यह 2 घंटे में धारा की दिशा में 17.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जा सकती है। तो मतलब 17.5 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 9 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 16.8 और अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 9.6 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वेशन अभी बराबर होगी तो मैं इनको बराबर रख देता हूँ। इक्वल टू आ जाएगा 16.8 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 9.6 अपॉन में x माइनस वाई। तो x प्लस वाई को एक तरफ और x माइनस वाई वाली टर्म जो उनको एक तरफ ले आता हूँ। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो इसमें से ये माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 0.7 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 9.6 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 0.6 अपॉन में x माइनस वाई। तो दशमलव से दशमलव कट होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 7x माइनस 7y इक्वल टू 6x प्लस 6y। x वाली टर्म एक तरफ लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 13y। तो इधर से x और जो y का रेशियो आया है वो आया है 13 और 1 का। अगर 13 और 1 मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ इधर से, अगर मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ ये तो 14 हो गया, तो 14 6 84 तो 0.6 आएगा और इधर से 13 में से 1 माइनस करूंगा तो 12, तो 12 चौक 48 तो 0.4 आएगा। इन दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो मतलब जो 13 और 1 आई है तो मेरी x और y की एक्चुअल वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अभी उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा कि शांत जल में 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय घंटे में लगेगा। तो डिस्टेंस मेरे को दी हुई है 31.2 किलोमीटर। x की स्पीड आई है मेरे पास 13, तो अपॉन में मैं 13 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि उसने मेरे से पूछा कि शांत जल में, तो 13 से डिवाइड करूंगा तो इसको 13 से डिवाइड करके 13 दूनी 26 तो ये बच गया 5, 13 चौके 52 और पॉइंट में 4, तो मतलब उसको 2.4 घंटे लगेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि एक की आय 35,600 प्रति माह है, वह अपनी आय के 20% भाग की बचत करता है, तो इसका 20% कितना होगा। ये आ जाएगा 356 इंटू 20। तो इतनी बचत की उसने, उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि होने की स्थिति में उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले मैं उसकी आय 100 मान लेता हूँ, तो 100 और 20% की बचत करता है मतलब 80% वो खर्च कर देता होगा, तो माइनस 80 इक्वल टू आ जाएगा 20 के। अभी उसने बोला है कि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, तो इसको 25 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसकी आय को, और व्यय में 30% की वृद्धि, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर कितनी वृद्धि होगी उसको मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। तो इधर से आ जाएगा 2500 और माइनस में 2400 इक्वल टू आया 20x के, तो 100 इक्वल टू 20x। तो इधर से x की वैल्यू आई मेरी 5%, मतलब उसकी बचत में 5% की वृद्धि होगी। और टोटल बचत स्टार्टिंग में मैंने निकाली थी 356 इंटू 20, और इसका 5% अगर मैं निकालूं 356 और इंटू 20 और इंटू में 5/100, तो 20 पंजे 100 से ये 100 कट हो जाएगा, तो कितनी वृद्धि होगी 356 रुपए की वृद्धि होगी उसकी बचत में। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया होगी ए बी और सी ने 5:6:4 के अनुपात में पूंजी निवेशित करते हुए एक साझेदारी की। व्यवसाय के प्रबंधन हेतु ए को कुल लाभ का 30% मिलता है। शेष लाभ उनके बीच उनके निवेशों के अनुपात में बांटा जाता है। एक वर्ष की समाप्ति पर
ए को प्राप्त लाभ बी और सी को प्राप्त लाभों के योग से 20,000 अधिक था। कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना था? तो ए, बी और सी का जो पूंजी का अनुपात है वो है 5:6:4। मतलब उनका जो टोटल प्रॉफिट है मैं उसको 150 रुपए मान लेता हूँ। तो इधर से मैंने उसको प्रॉफिट को मान लिया 150। तो 30% तो ए को दे दिया स्टार्टिंग में ही व्यवसाय के प्रबंधन हेतु, तो इसका 45 हो जाएगा। तो बचेगा कितना? इसमें से माइनस करके तो 105 बचेगा। और ये जो 105 था इनकी पूंजी के अनुपात में मेरे को डिवाइड करना है, तो इनको ऐड करके 15 आया था मेरा। तो 15 से 105, तो 7 पंजे 35, 7 6 42 और 7 चौक 28, इतना इनको मिलेगा। और ए को 45 ज्यादा मिला हुआ है, तो 45 इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसको ऐड करके ये आया 80। तो अभी उसने लास्ट में एक मेरे को लाइन दी हुई थी कि 1 वर्ष की समाप्ति पर जो ए को लाभ प्राप्त होता है बी और सी को प्राप्त लाभों के योग से 20,000 अधिक था। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके कितना मिल रहा है? तो 70 मिलता है। और यहाँ पे इसको कितना मिला? 80। इनका डिफरेंस कितना है? 10 है। और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 20,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू आई 2,000 रुपए। तो अभी मेरे को निकालना क्या है? कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना था? तो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना आया था? 42। तो 42 की वैल्यू निकालनी मेरे को, तो इंटू 42 कर देता हूँ इसमें मैं। तो 42 दूनी 84 और 3 0, तो ये आया 84,000 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया होगी एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से बी तक की यात्रा करता है। तो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। यह जो यात्रा है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। अभी उसके बाद दिया हुआ है कि इसके पश्चात 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से सी तक की यात्रा करता है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो बी से सी तक की जो यात्रा है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। फिर वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सी से ए पर वापिस आ जाता है। मतलब सी से वो ए पर वापिस आ जाता है और यहाँ पे उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी का क्रमशः अनुपात 2:3 हो, तो इसको मैं मान लेता हूँ 200 किलोमीटर और इसको मैं मान लेता हूँ 300 किलोमीटर। और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 61 सही 11/49 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो x का मान कितना होगा? अगर यहाँ पे डिस्टेंस 200 था और स्पीड 50 थी तो कितना टाइम लगेगा? तो इधर से टाइम लगेगा 4 घंटे। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी? 300 किलोमीटर और स्पीड थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम इधर से टोटल कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 61 से ही 11/49 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 500 किलोमीटर हो जाएगा, फिर वापस आएगा फिर 500 किलोमीटर, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1000 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आया है। तो अपॉन में अगर मैं टोटल टाइम करूंगा तो टोटल टाइम इक्वल टू किसके आ जाएगा? एवरेज स्पीड के। तो क्वेश्चन में दी हुई है 61 से 11/49। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा 3000/49। तो इसको लिख लेता हूँ 3000/49। तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी और टोटल टाइम मेरे पास इधर से आ जाएगा 49/3। तो इधर से अगर मैं देखूं 4 घंटे यहाँ पे लग गए थे और 4 घंटे यहाँ पे लग गए थे, तो इधर से टोटल 8 घंटे लग गए। तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 8 घंटे। तो इसको माइनस करके कितना आएगा? 3 8 24। तो 49 में से 24 गया तो 25 और अपॉन में 3। तो मतलब 25/3 घंटे उसको लगे सी से ए तक वापिस आने में। और सी से ए तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 500 किलोमीटर है। और टाइम कितना लिया उसने? 25/3 घंटे। तो 3 को ऊपर लेके जाता हूँ मैं। इसको अगर कट करूंगा तो 25 दूनी 50 0। तो ये आया 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये मेरी आई है x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।